Assalamualaikum students. Today our subject is science and the name of our chapter is living things and the environment. Living things and the environment. Living things means कोई भी चीज़ जो जान रखती हो, जो मूव करती हो, जो जिसकी ग्रोथ हो, जो रिप्रोड्यूस हो, हम उस चीज़ों को क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स. एंड द एनवायरनमेंट मीन माहौल यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ रहते हैं उनके इर्द गिर्द के माहौल को हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट. In the world as a whole, there are at least 4 lakh different species of plant. There are also at least 2 million species of animals. यानी एक हमारी जो दुनिया है उसके अंदर जो हमारे साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने अभी तक 4 लाख डिफरेंट स्पीशी यानी अलग अलग किस्म के प्लांट्स को रिकॉग्नाइज कर लिया है, डिस्कवर कर लिया है. और एटलीस्ट 2 मिलियन स्पीशीज़ यानी 2 मिलियन स्पीशीज़ हैं एनिमल की जो अब तक डिस्कवर्ड हो चुकी हैं. साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड identified over 1 lakh species of fungi and many thousands of bacteria and other microscopically small living things called protists. Most protists are single-celled organisms. जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अभी तक 1 लाख स्पीशी यानी जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज़ ऑफ फंजाई डिस्कवर्ड कर लिया. यानी अलग अलग किस्म की स्पीशीज़ जो है होती तो वो फंजाई लेकिन उनके अलग अलग फीचर्स होते हैं. उनके हमने कितनी आइडेंटिफाई कर लिया, 1 लाख. एंड मैनी थाउजेंड ऑफ बैक्टीरिया की भी बहुत ज़्यादा किस्में अभी तक डिस्कवर्ड हो चुकी हैं. इसके अलावा हमारे पास एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म होते हैं. माइक्रोस्कोपिक से की मीन है कि वो ऑर्गेनिज़म जो हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए से देख सकते हैं, हम उसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिकली ऑर्गेनिज़म्स. वो जो उनको नाम दिया गया है प्रोटिस्ट. क्या कहते हैं, वो ऑर्गेनिज़म जो सिंगल सेल्ड हैं और उनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है उनको कहते हैं प्रोटिस्ट. वो भी डिस्कवर्ड हो चुके हैं. द बायोटिक एंड एबायोटिक इन्वायरमेंट. नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज़ इन्वायरमेंट? एवरीथिंग अराउंड आर लिविंग थिंग, लार्ज और स्मॉल, दैट अफेक्ट इट्स वे ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट. यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनके इर्द गिर्द छोटे बड़े जो भी अफेक्ट हो रहे होते हैं, जैसे वेदर का कि कभी सर्दी है कभी गर्मी है, इसका अफेक्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स पे पड़ता है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट. यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज़म जहाँ रहते हैं उस जगह जो कुछ हो रहा है, जैसे वेदर का हो रहा है या सर्दी है गर्मी है या हवा तेज़ चल रही है या बारिश हो रही है, इसका अफेक्ट जब लिविंग ऑर्गेनिज़म्स पे होता है तो हम उस चीज़ को कहते हैं इन्वायरमेंट. नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एग्ज़ाम्पल लें कि अगर एक हम पार्क है तो अगर हम पार्क में जाएं तो आपको पार्क में 2 चीज़ें मिलेंगी. क्या? प्लांट और एनिमल्स. ज़्यादातर क्या आपको लिखते हैं, ग्रीनरी दिखती है, ग्रास दिखते हैं, ट्रीज़ होते हैं और उसके अलावा आपके पास एनिमल्स भी होते हैं. कोई स्मॉल इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल स्मॉल इंसेक्ट्स में आपके पास हो गए अर्थवर्म हो गए, आंट्स हो गई और रैट्स भी होते हैं, समटाइम कैट, डॉग. ये क्या होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है हमारे पास पार्क के अंदर, इसको हम क्या कहेंगे, बायोटिक इन्वायरमेंट. यानी अब हमारे पास इन्वायरमेंट में भी 2 चीज़ें तरह के होते हैं. एक होता है बायोटिक इन्वायरमेंट और दूसरा होता है एबायोटिक इन्वायरमेंट. बायोटिक इन्वायरमेंट से मीन है कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से जो इन्वायरमेंट बनता है, माहौल बनता है, हम उसको कहते हैं बायोटिक इन्वायरमेंट. और एबायोटिक इन्वायरमेंट जो नॉन लिविंग थिंग यानी जो बेजान चीज़ों से, जैसे अगर पार्क है, पार्क में आपके पास ग्रासेस, प्लांट, एनिमल्स के अलावा क्या होते हैं, बेंचेस होती हैं, लाइट्स होती हैं. ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं लेकिन ये आपके माहौल में शामिल हैं, तो ये क्या कहलाएंगी, एबायोटिक इन्वायरमेंट. अगर हम देखा जाए, अगर पार्क के अंदर आपके पास क्या क्या होती हैं, ट्रीज़ होते हैं, ग्रास होती है, बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, स्पाइडर्स होते हैं और एनिमल्स कैट, डॉग भी हो सकते हैं. और अगर इंसान है तो वो क्या बना रहे हैं, आपका इन्वायरमेंट बना रहे हैं. कौन सा इन्वायरमेंट बना रहे हैं, बायोटिक इन्वायरमेंट बना रहे हैं. यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो आपके इन्वायरमेंट में मौजूद हैं उनकी वजह से आपके पास क्या बनेगा, एबायोटिक इन्वायरमेंट बनेगा. और एबायोटिक इन्वायरमेंट क्या होता है, जैसे आपके पास सॉइल है,
सॉइल के अंदर आपका टेम्परेचर है, सनलाइट है, एयर है, और जो टेम्परेचर है, आप बेंचेस जिस पे बैठते हैं वो क्या है, एबायोटिक इन्वायरमेंट। अब व्हाट इज़ कम्युनिटी? All plants and animals living in a place such as park make up a community। यानी जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे प्लांट और एनिमल्स एक जगह पर रह रहे होते हैं, जैसा कि पार्क के अंदर है, तो वो क्या बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं। जैसे एनिमल्स और आपको पार्क के अंदर क्या क्या दिखते हैं, ग्रास दिखती है, ट्रीज दिखते हैं, क्या है, प्लांट्स है। एनिमल्स में आ गए आपके पास बर्ड्स आ गए, इंसेक्ट्स आ गए, स्पाइडर आ गए। अब देखिए दो अलग अलग कैटेगरीज की चीज़ें हैं, एक है प्लांट और एक है एनिमल्स। जब भी आपस में मिल के रहते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, कम्युनिटी। Together, a community of plant and animal and their physical or non-physical environment make up a इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम कैसे बनता है, जब प्लांट और एनिमल्स और उनके जो नॉन लिविंग थिंग आपस में जो चीज़ें मिलके रहती हैं, उनको क्या सकते हैं, एक इकोसिस्टम बनाती हैं। कैसे, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम पार्क के अंदर हैं तो पार्क के अंदर आपके प्लांट हैं, ट्रीज़ हैं, इसके बाद एनिमल्स हैं, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिक थिंग्स में क्या आ गया आपके पास, बेंचेस, लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स जो होती हैं वहाँ पर, बेंचेस जिस पर आप बैठते हैं, सीट्स होती हैं, वो क्या बनाते हैं, एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। हैबिटेट। What is the meaning of habitat? Habitat means a place where an organisms or a community of organisms lives and reproduce। यानी वो जगह जहाँ organisms या community of organism रहती है और reproduce होती है, उस जगह को हमको कहते हैं habitat। Thanks to modern technology, people can now survive almost anywhere in the world, from hot, dry deserts to the freezing cold of the polar region. Compared to us, plants and animals are much more choosy about where they live. In a natural community or ecosystem, every species has its own habitat or home। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें शुक्र अदा करना चाहिए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, कि हम इंसान जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से हर जगह रह सकते हैं। यानी अगर हम डेज़र्ट है, रेगिस्तान है, तो हम वहाँ भी रह सकते हैं। क्यों, हमारे पास हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, हम वहाँ पे हमारे पास एयर कंडीशनर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होती है, वहाँ पे हमने सिस्टम से वाटर भी लेके चले गए हैं डेज़र्ट्स के अंदर। तो हम आराम से, जो इंसान है वो हर जगह रह सकते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने इतनी तरक्की कर ली है कि डेज़र्ट्स हो गए या पोलर रीजन हो गया जहाँ बहुत सर्दी होती है, तो वहाँ भी उन्होंने अपने माहौल को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को उन्होंने अपने हिसाब से ढाल लेते हैं, यानी ऐसे इन्वायरमेंट पैदा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम इंसान हैं, अगर हम डेजर्ट में अगर जाएं तो ऐसा नहीं, अगर खाली डेजर्ट हो तो हम नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर हम उस डेजर्ट को डेवलप कर दें, वहाँ बिल्डिंग्स बना दें, वहाँ पानी पहुँचा दें पाइप के ज़रिए, और इलेक्ट्रिसिटी हो, तो हम वहाँ आराम से रह सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, वो ऐसे नहीं कर सकते। वो जिस जगह के आदी हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास आप मैंगो को लेंगे, हमारे पास जो मैंगो को है वो सिर्फ गर्मियों में आता है। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ गर्मी में ही रिप्रोड्यूस होते हैं, उसके सीड, और रिप्रोड्यूस होने के बाद जो फ्रूट भी गर्मी की शिद्दत से ही बनते हैं, पकते हैं। आपने सुना होगा जब ज़्यादा गर्मी होती है तो तब हमारे पास जो मैंगोज़ हैं वो आना शुरू होते हैं। क्यों, क्योंकि वो इन्वायरमेंट का उनके ऊपर बहुत अफेक्ट होता है। वो अपने इन्वायरमेंट के जो वेदर है उसके बहुत अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो आपको जो आम है, मैंगो है, वो आपको सर्दियों में नहीं मिलते। इसी तरीके से अ हैबिटेट प्रोवाइड द प्लांट और एनिमल with somewhere to live and with everything else it need to survive। यानी अपनी ज़रूरत के तहत ही जो उनकी जहाँ, जैसे आपको जो गर्मी की चीज़ें हैं वो आपको सर्दियों में फ्रूट्स नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपको अगर गर्मियों में अगर आपके पास मिलता है, भिंडी मिलती है, लेडी फिंगर मिलता है, आपको वो सर्दियों में नहीं मिलती। क्यों, क्योंकि वो उस माहौल में डेवलप ही नहीं कर पाती। सर्दियों में जो आपके पास लेडी फिंगर होती है वो रिप्रोड्यूस नहीं होती, इसके फ्लावर ब्लूम्स नहीं करते और फ्रूट भी उसका नहीं बनता। तो हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने हैबिटेट की वजह से ही कहीं रह पाते हैं। Most species have a single habitat, but some animals use 2 or 3 habitats at different time in their lives। अब ज़्यादातर हमारे पास जो स्पीशीज़ है
हैबिटेट को एक सिंगल हैबिटेट में ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी मैंगो की, कि जो मैंगो है वो आपको गर्मियों में ही मिलेगा, वो सर्दियों में डेवलप नहीं हो सकता, वो नहीं बनते। लेकिन बहुत से हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक से ज़्यादा हैबिटेट में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास टैडपोल। The tadpole, for example, is an aquatic animal living and growing in fresh water. When it has grown and changed into a frog, its habitat is moist places on land. जैसे हमारे पास एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्रॉग की। अब हमारे पास जब फ्रॉग अंडे से निकलता है वो कहाँ होता है, एक्वेटिक लाइफ होती है उसकी, यानी समंदर के अंदर ही, पानी के अंदर ही वो प्रोड्यूस होता है, पानी के अंदर ही टैडपोल बनता है और पानी के अंदर ही वो सर्वाइव करता है। लेकिन एक फेज़ आता है जब वो बड़ा होता है और जब पूरा फ्रॉग बन जाता है तो वो क्या होता है, वो जो गीली जगह होती है लैंड की, वो आराम से वहाँ भी रह सकता है और पानी के अंदर भी रह सकते हैं। यानी दो हैबिटेट हो गए, यानी वो समंदर में भी रह रहा है और कहाँ, लैंड में भी रह रहा है। तो हमारे पास कितने हैबिटेट हो गए फ्रॉग के, 2। तो हमारे पास ऐसे बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं जो एक से ज़्यादा हैबिटेट के अंदर लिव कर सकते हैं। देखा जाए तो हैबिटेट जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का एड्रेस होता है, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने हैबिटेट में ही पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो जायंट पांडास हैं वो आपको कहाँ पाए जाएंगे, सेंट्रल चाइना के माउंटेन्स में। क्यों? क्योंकि सेंट्रल चाइना के अंदर जो एटमॉस्फेयर होता है, टेम्परेचर होता है, क्लाइमेट आपका जो होता है वो क्या होता है, लो होता है, और वहाँ पे बैम्बू शूट्स होते हैं जिसके ऊपर जो हमारे पांडास हैं वो फीड करते हैं, खाते हैं। तो अगर हम पांडा को कहीं और लेके जाएंगे दुनिया में कहीं भी, तो वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट एंड द फूड ऑन विच दे फैट। अब अगर हम लेपर्ड की एग्जांपल लें, जो हमारे पास जो लेपर्ड है, चीता, वो जो है वो ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, ग्रासलैंड के अंदर जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर है, या फिर फार्म्स के करीब, क्योंकि वो बड़े बड़े खुले मैदानों में अपने जो शिकार करते हैं उनके एनिमल जो इस पर फीड करते हैं, जैसे डियर हो गया, काउज हो गई हैं, ये ज़्यादातर ग्रासलैंड पे पाई जाती हैं। क्योंकि इसका जो कंज्यूमर है यानी जिस पे ये फीड करता है वो क्या है, वो ग्रासलैंड में रहता है और उसका टेम्परेचर और क्लाइमेट भी क्या है, ग्रासलैंड का है। तो ये कहाँ पाया जाता है, लेपर्ड ज़्यादातर हमारे पास ग्रासलैंड में या फार्म लैंड में पाया जाता है। इसके अलावा बहुत से हमारे पास हैबिटेट होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जैसे लेपर्ड का है कि ग्रासलैंड बहुत बड़े बड़े होते हैं, या हमारे पास जो फार्म लैंड है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। लेकिन बहुत से हैबिटेट होते हैं बहुत छोटे होते हैं, जैसे हमारे पास माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है अमीबा जो लिव करता है पाउंड्स के अंदर, वो के बहुत से हैबिटेट के होते हैं स्मॉल होते हैं। नाउ क्लाइमेट। The climate is very important in the physical environment of a place. Some places are hotter, wetter and windier than others. Weather condition can also change from one day to day and season to season. In addition, the landscape affects an organism's environment. The local climate in a valley is different from that on top of hill or mountain. So, south-facing slopes are generally sunnier and warmer than north-facing slope. The climate is also different inland than near the coast. अच्छा, what is the climate first? Climate क्या होता है स्टूडेंट्स? क्लाइमेट होता है आपका वेदर। अब आपके पास वेदर बहुत से आपका जो ये फिजिकल इन्वायरमेंट है, या आप इसको कह सकते हैं ए बायोटिक इन्वायरमेंट है, क्योंकि आपको पता है क्लाइमेट जो नॉन लिविंग फैक्टर है, लेकिन इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ इन्वायरमेंट, दैट्स व्हाई इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए बायोटिक और द फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है। अब हमारे पास बहुत समटाइम्स क्या होता है, कुछ जगहें होती हैं बहुत गर्म होती हैं, बहुत सी होती हैं बहुत ठंडी होती हैं, और जो वेदर होता है उन जगहों का भी चेंज होता रहता है, रोज़ाना चेंज होता है कुछ का, और सीज़न टू सीज़न भी चेंज होता है। जैसे आपने देखा होगा कभी सर्दी है कभी गर्मी है, किसी दिन ज़्यादा गर्मी होती है किसी दिन ज़्यादा सर्दी होती है, तो ये वैरी करता है आपके लैंड के ऊपर। अब हमारे पास जो लैंडस्केप है, अब ये जो हमारा जो क्लाइमेट है ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अफेक्ट करता है।
अगर हम देखा जाए किसी वैली का टेम्परेचर जो होगा वो डिफरेंट होगा, और किसी माउंट और जो नीचे जो हमारे पास लैंड होगा उसका टेम्परेचर क्लाइमेट क्या होगा वो चेंज होगा। और अगर हम देख इसी तरीके से जो स्लोप हैं, जिससे हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वो ज़्यादा ठंडे होते हैं, और जो हमारे जो समंदर के जो करीब होते हैं वो गर्म होते हैं ज़्यादा, और ज़्यादा उनकी जो हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर क्या होता है ज़्यादा मॉइस्ट होती है, और इसमें ज़्यादा मॉइस्ट पाया जाता है। सो क्लाइमेट इज़ वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सेकेंड कंपोनेंट ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट इज सॉइल. The type of soil affects which kind of plant and hence which animal live in a certain area. अब हमारे पास सॉइल क्या है? सॉइल होती है ज़मीन, ज़रखेज़ी। अब ये जो है जो सॉइल है वो अफेक्ट करती है किसके ऊपर? जो वहाँ ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। अब जो हमारे पास सैंडी सॉइल आर वेल ड्रेन एंड ड्राई आउट मोर क्विकली देन क्ले सॉइल. Some soil contain more humus, dead and decaying plant and animal matter than others. These affect the mineral salt and the other natural chemicals and present in the soil. अब हमारे पास जो सॉइल होती है वह वेरी करती है प्लेस टू प्लेस, और वहाँ पे कैसे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उसके ऊपर। अब हाँ, बहुत से आपने देखा होगा जो डेजर्ट की सॉइल होती है वो ज़्यादा क्या होती है, उसके अंदर रेतीली होती है। उसकी जो सॉइल होती है उसके अंदर वहाँ पे आपको देखा होगा डेजर्ट के अंदर ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसकी सॉइल के अंदर ह्यूमस नहीं होता, वहाँ पे हमारी ज़रखेज़ी नहीं होती। लेकिन अब हमारे पास जो बहुत सी ऐसी सॉइल्स है उनमें वो ज़रखेज़ होते हैं, उसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स डिकेइंग होती है जिसकी वजह से वो ज़रखेज़ होते हैं। आपको पता है जो सॉइल की ह्यूमस कैसे बनता है? कैसे? जो डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, प्लांट और एनिमल मर जाते हैं और ज़मीन की मिट्टी के अंदर मिलते हैं तो वो हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनका खाना बनता है। अब क्योंकि जो डेजर्ट है, डेजर्ट के अंदर हमारे पास ज़्यादा एनिमल्स नहीं होते, ज़्यादा प्लांट नहीं होती, इस वजह से जो हमारे जो डेजर्ट की सॉइल होती है वो ज़रखेज़ नहीं होती। This affect the mineral salt and natural and chemical present in the soil. Plant, for example, need a good supply of nitrate to make protein if they are to grow healthy. They also need magnesium salt if they are to produce chlorophyll. अब हमारे पास जो सॉइल के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा जो मिनरल सॉल्ट होते हैं ये होना कंटेंट भी ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास जो सॉइल है और वहाँ पे हमने प्लांट ग्रो करना है तो वहाँ पे उसके पास नाइट्रेट ज़्यादा होनी चाहिए। आपको पता है जो नाइट्रेट की मदद से ही जो प्लांट है अपने प्रोटीन बनाने हैं उनकी ग्रोथ होती है। अगर हमारी सॉइल के अंदर नाइट्रेट की क्वांटिटी कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी तो हमारे जो प्लांट है वो ग्रोथ उनकी अच्छी नहीं होगी और ना ही वो हेल्दी होगी। इसके अलावा अगर हमारे पास प्लांट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो क्लोरोफिल किस वजह से प्रोड्यूस होता है प्लांट के अंदर, जो हमारे पास सॉइल के अंदर मैग्नीशियम सॉल्ट होता है उसकी वजह से जो प्लांट है अपने अंदर क्लोरोफिल बनाता है। लाइट, एज वी हैव सीन ऑल ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट एनर्जी टू प्रोड्यूस देयर फूड in the process of photosynthesis. As we know students, light is very important for living organism. प्लांट्स के लिए तो इसलिए ज़रूरी होती है कि प्लांट जो हैं वो ग्रो करते हैं। ग्रो क्यों कर पाते हैं? लाइट की वजह से, सनलाइट की वजह से। क्योंकि जो सनलाइट की विद द हेल्प ऑफ सनलाइट जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. As animals and other group of organisms depend upon plants for food, they are also dependent on the sunlight for survival. और हमारे पास जो एनिमल्स हैं और दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं वो प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्यों? बिकॉज जो प्लांट्स हैं वो बहुत से एनिमल्स का और ऑर्गेनिजम्स का क्या है? फूड है। तो जो इसी वजह से जो सनलाइट इज़ द बेसिक नीड ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी लाइफ के लिए सनलाइट जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर प्लांट की बात की जाए तो प्लांट जो है वो सनलाइट को यूटिलाइज़ करते हैं और अपना फूड खुद बनाते हैं और उन प्लांट्स को दूसरे ऑर्गेनिजम्स खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं। डेट्स वाई वो उसकी वजह से ही सनलाइट की बदौलत ही दूसरे ऑर्गेनिज्म भी सर्वाइव कर पा रहे हैं। ट्रीज़ इन a forest grow tall to reach the light which they need for photosynthesis.
एंड ग्रोथ। जो ट्रीज़ होते हैं, दरख्त होते हैं हमारे, वो फॉरेस्ट के अंदर टॉल क्यों होते हैं? वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि उनको सनलाइट ज़्यादा चाहिए होती है, इस वजह से वो टॉल होते हैं। और टॉल होते हैं तो सनलाइट जो होती है वो ज़्यादा पड़ती है उनके लीव्स पे और वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं। ज़्यादा फूड बनेगा, वो जो प्लांट है उनकी ग्रोथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। Mosses and ferns are most suited to living in the shade of trees in the forest. There it is cooler and there is less chance of drying out. जो फर्न होते हैं और मोजेस होते हैं वो कहाँ ग्रो करते हैं? शेड ऑफ ट्रीज़। इन द शेड ऑफ ट्रीज़ क्यों ग्रो करते हैं? क्योंकि जो शेड होता है तो कूलर एरिया होता है, वहाँ पर ड्राइंग होने के उनके चांसेस कम होते हैं। दैट्स वाई मोजेस जो फर्न्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? अंडर द शेड ऑफ ट्रीज़ वो ग्रो करते हैं। Light also enable many animals to see so that they can move about, find food or to avoid danger. Light is important for animals also because we know students कि हम किस तरीके से देख पाते हैं। जब हमारी जो किसी चीज़ पे कोई चीज़ हमें इसीलिए विजिबल होती है कि उसकी हमारी जो रेज होती है लाइट की वो उसके ऊपर गिर के बाउंस बैक हमारी आइज़ के अंदर आती हैं और हमारी जो पिक्चर है वो क्लियर नज़र आती है। अगर लाइट ही नहीं होगी तो हमें क्या होगा? कोई चीज़ नज़र नहीं हो आएगी और हम फूड फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, हमें डेंजर क्या है वो हमें पता नहीं चल पाएगा। So animals such as earthworm, woodlice and cockroaches prefer dark condition and move away from the light, while a group of animals such as glowworms, fireflies and deep sea fish make to own light to attract members of their species, light up their prey or distract their predators. अच्छा, हमारे पास जो आपको पता है जो कॉकरोचेस हैं या अर्थवर्म हैं वो अंधेरों में क्यों रहते हैं? इसी वजह से रहते हैं कि जहाँ अगर लाइट कम होगी तो उनको कोई देख नहीं पाएगा और वो सर्वाइव कर पाएंगे। और इसी लाइट की वजह से बहुत से ऐसे हमारे पास प्रेडिक्टर्स हैं, ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं? लाइट प्रोड्यूस करते हैं, लाइट की तरफ, रोशनी की तरफ। जैसे हम कहते हैं ना बच्चे लाइट रोशनी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसी तरीके से जो एनिमल्स होते हैं वो भी लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि लाइट की वजह से उनको नज़र आता है। लाइट होगी तो वो अपना फूड फाइंड आउट कर सकेंगे, अपना रास्ता देख सकेंगे। तो बहुत से एनिमल्स ने क्या करा है, वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं तो दूसरे ऑर्गेनिज्म उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब वो ऑर्गेनिज्म उन पर अट्रैक्ट होते हैं, उनकी तरफ आते हैं खींच के, तो वो एनिमल्स क्या करते हैं? वो उनको अपने जो एनिमल्स उनकी तरफ आ रहे हैं उनको खा जाते हैं, अपने जो उनकी तरफ खींच के आते हैं। टेम्परेचर इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ ए बायोटिक और फिजिकल इन्वायरमेंट। जो the heat received from the sun has a direct effect on the temperature of a place. Most mammals and birds are not affected by the temperature since they are warm-blooded. They keep a constant body temperature. As we know student, heat जो है वो हीट की वजह से जो टेम्परेचर हमारा कम और ज़्यादा हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल सूरज ज़्यादा देर के लिए निकल रहा है, उसकी किरणें ज़्यादा तेज़ हैं तो ज़्यादा गर्मी हो रही होगी। और समटाइम जैसे सर्दियों में सूरज कम टाइम के लिए निकलता है और ये ज़मीन से थोड़ा दूर हो जाता है तो क्या होता है? हमें सर्दी हो रही होती है, ठंड हो रही होती है। तो मैमल्स जो हैं और बर्ड्स हैं, क्योंकि ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, यानी इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट रहता है। दैट्स वाई जो टेम्परेचर का जो बढ़ना है, कम होना है, इनके ऊपर अफेक्ट नहीं पड़ता। बट जो अदर वर्टिब्रेट्स हैं जैसे सच एज रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस और फिशेस, और इसके अलावा जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल। सो दे नीड द हीट ऑफ द सन टू वार्म देयर बॉडीज सो दे कैन बिकम एक्टिव। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं उनको वार्म अप चाहिए होते हैं, हीट चाहिए होती है, जो उनको एनर्जी चाहिए होती है, लाइट की हीट की एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो अपने आप को एक्टिव कर सकें। A tropical lizard in the daytime may have a body temperature of 30 degrees centigrade and be able to dart about at great speed, catching its insect prey. As soon the sun begin to go down in the sky, the temperature falls. The lizard become less and less active. इसी तरीके से हम ट्रॉपिकल लिजर्ड देखें जो रेगिस्तानों पे लिजर्ड पाई जाती हैं, तो दिन की रोशनी में इनका बॉडी टेम्परेचर होता है 30 और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। वो अपने प्रे को, इंसेक्ट को आराम से जल्दी से कैच कर लेती हैं। बट जैसे जैसे सूरज जो होता है वो ग्रुप होना शुरू हो जाता है, फॉल डाउन होना शुरू हो जाता है, जो टेम्परेचर जो क्या होता है लेजर्ड का वो कम होना शुरू हो जाता है और क्या होता है वो लेस एक्टिव होना शुरू हो जाती है।
Most plant and animals have a maximum and minimum temperature beyond which they cannot reproduce and carry out other normal life process. इसी तरीके से बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे हैं जिनका मैक्सिमम या मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है यानी ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो, कम हो तो इतना हो। जैसे मैंगोज़ हैं, मैंगोज़ जो हैं वो सिर्फ गर्मी में ही रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। उनके जो फ्लावर्स हैं सिर्फ गर्मियों में ब्लूम्स कर सकते हैं और गर्मियों में ही वो फ्रूट, गर्मी की तपिश यानी सूरज की तपिश से ही वो जो फ्रूट्स हैं वो पक सकते हैं। तो बहुत से ऐसे प्लांट और प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनको टेम्परेचर या तो मैक्सिमम एक चाहिए होता है या कम चाहिए होता है, जिससे वो अपने लाइफ के प्रोसेसेस कम कैरी आउट कर सकें, जैसे रिप्रोड्यूस करना या दूसरे जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकें। Most plant and animals also have an ideal temperature at which they are most active. In temperate climate, in many trees shade their leaves in winter, while some animals hibernate to avoid the low temperature and the lack of food during the winter. इसी तरीके से बहुत से एनिमल्स और प्लांट हैं जिनका जो टेम्परेचर एक मखसूस टेम्परेचर पे वो एक्टिव होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एग्ज़ाम्पल ले लें एक फ्रॉग की एनिमल्स में कि वो जो फ्रॉग है वो सर्दियों में हाइबरनेशन पीरियड में चला जाता है। क्यों? क्योंकि सर्दी होती है उसको और अपना फूड भी नहीं मिलता, तो वो क्या होता है वो ज़मीन के अंदर जाकर सो जाता है, हाइबरनेशन में चला जाता है ताकि वो कोल्डनेस से और लैक ऑफ फूड से बच जाए। तो बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो मैक्सिमम टेम्परेचर पे ग्रोथ करते हैं और बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो लाइट उनको टेम्परेचर चाहिए होता है, लाइट टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रोथ के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे ऑरेंज आ गया, हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं जो सर्दियों में ज़्यादा इनकी वो होती है, प्रोड्यूस होते हैं। ऑरेंजेस हैं हमारे पास सर्दियों में कि ऑरेंजेस जो होते हैं अगर लो टेम्परेचर होगा तभी इनके फ्लावर ब्लूम करेंगे, ये कम टेम्परेचर में ही अपने फ्रूट प्रोड्यूस करेंगे। जो टेम्परेचर है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की पे एनवायरनमेंट पे असर करता है। वाटर, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इफ दे आर to stay alive. For plants and animals that live in fresh water, there is no storage of food for this vital substance. For example, living water is the basic unit of life. यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी जानदार को वाटर की नीड होती है, बग़ैर पानी के, बग़ैर वाटर के कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो वो for plants and animals that live in fresh water or sea, there is no shortage of दिस वाइटल सब्सटेंस। यानी जो प्लांट्स और एनिमल पानी के अंदर रहते हैं या फ्रेश वाटर के अंदर या समंदर के अंदर रहते हैं या दरियाओं में रहते हैं, तो वहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं होती। ऑन द अदर हैंड, लैंड प्लांट्स एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू हाउ मच वाटर बाय दे नीड। More than half of all the world plants and animals live in the tropical rainforest, which provide the ideal condition for life because they warm and wet. Plant and animals living in deserts and other dry places have special adaptation to storage water to reduce the amount of water they lose from their bodies. अब जो एनिमल पानी के अंदर रहते हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है पानी की, लेकिन जो प्लांट्स और एनिमल्स लैंड के ज़मीन पे खुश्की के लिए रहते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा मसला हो जाता है पानी का। तो ज़्यादातर जितने भी प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादातर रेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वार्म भी, टेम्परेचर भी कुछ सही होता है और वहाँ पे पानी भी सही मिक़दार में पाया जाता है। लेकिन वो प्लांट और एनिमल जो डेजर्ट्स में रहते हैं, रेगिस्तानों में रहते हैं, वो स्पेशल अडॉप्शन करते हैं अपनी बॉडी के अंदर ताकि वो जो पानी है रिड्यूस अपनी बॉडी से लॉस कम कर पाएँ और वो अपनी बॉडी में पानी को स्टोर कर पाएँ। जैसे आपने देखा होगा एलोवेरा, कैक्टस, ये कहाँ के प्लांट हैं? डेजर्ट्स के। तो इन्होंने मॉडिफिकेशन कर दी है अपनी
बॉडी के अंदर। कैसे मॉडिफिकेशन किए इन्होंने, जो कैक्टस है और जो हमारे पास एलोवेरा है उसने अपने जो लीव्स हैं उसको क्या करा है, रिड्यूस कर दिया है, पतले जो उसके अंदर स्पाइंस होते हैं वो नोक चुपते हैं, वो क्या होता है उन्होंने अपने लीव्स को स्पाइंस बना लिया है और जो स्टैम्प है उसको मोटा कर दिया, उसके अंदर पानी जमा कर दिया। जो हम एलोवेरा की जेल होती है बेसिकली वो स्टैम्प होता है लीव प्लांट का, एलोवेरा का वो क्या होता है उसका स्टैम्प होता है। और एलोवेरा जेल के अंदर आपने देखा होगा वो कितना वाटरी होता है। तो जो एलोवेरा है उसने अडॉप्शन कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस इन्वायरमेंट, उसने अडॉप्शन क्या की, स्टैम्प को अपने थिक कर लिया और अपने जो उसके लीव्स थे उसको रिड्यूस कर लिया इनटू स्पाइंस, रिड्यूस स्पाइंस के अंदर रिड्यूस कर दिया है। इसी तरीके से जो एनिमल्स रहते हैं प्लांट में वो क्या करते हैं, दिन के वक्त ज़्यादा नहीं निकलते क्योंकि दिन में ज़्यादा निकलेंगे तो उनकी बॉडी से वाटर लॉस ज़्यादा होगा तो उनको पानी की नीड होगी, या उन्होंने अपनी स्किन इतनी थिक कर ली है कि जो टेम्परेचर है उसके ऊपर उनका अफेक्ट नहीं होता। सो दे मेड स्पेशल अडॉप्शन टू देयर बॉडीज़। The next one is acid and alkaline condition. How acid or alkaline condition soil or water is also affect the distribution of plant and animals. Most plant including wheat and potatoes grow best in soil which are neutral, neither acid or nor alkaline. Some plant can grow better in acid soil condition than others. Lettuce and onion, for example, will not grow well if the soil is more slightly acid, whereas rhododendrons, heathers, and tea plant will grow well in the acid salt. Now, what is acid and अल्कलाइन कंडीशन, यानी वो मिकदार ज़मीन के अंदर एसिड की या अल्कलाइन की ज़्यादा जो अफेक्ट करती है प्लांट्स के ऊपर, उसको हम कहते हैं एसिड और अल्कलाइन कंडीशन। अगर हम वीट की बात करें, गेहूँ जो हम खाते हैं, और पोटैटोज़, वो किस सॉइल में प्रोड्यूस होती है, न्यूट्रल, या तो ना ही ज़्यादा एसिडिक हो ना ही अल्कलाइन हो। लेकिन जो हमारे पास लेक्टस है और अनियन है वो एसिडिक कंडी सॉइल के अंदर ज़्यादा बेटर ग्रो कर दे सकती हैं जैसे कंपेयर टू टी प्लांट और रेदर्स से। इन अल्काइन सॉइल दिस प्लांट ईदर विल नॉट ग्रो और ग्रो वेरी पुअरली। लेकिन अगर यही प्लांट अगर हम अल्कलाइन सॉइल में डाल दें तो वो क्या होगा, या तो ग्रो ही नहीं करेगी या अगर ग्रो होगी तो बहुत ज़्यादा पुअरली ग्रो करेगी। Pineapple and cotton plants also grow best in acidic soils. Most freshwater plant and animals live in water which is rough neutral, whereas most sea plant and animal live in sea water which is alkaline solution. अब इसी तरीके से बहुत से हमारे पास पाइनएप्पल हो गए और कॉटन जो है वो प्लांट के वो बेस्ट ग्रो होती है अगर हमारे पास एसिडिक सॉइल हो। अब फ्रेश वाटर प्लांट्स हो गए, ये एनिमल्स होते हैं वो इन वाटर के अंदर जाहिर सी बात है ग्रो कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा, वो न्यूट्रल उनके पास सॉइल है, उनकी जो सॉइल क्या होगी, न्यूट्रल होगी। और लेकिन अगर वो सी के अंदर ग्रो कर रहे हैं तो वो स्लाइटली अल्कलाइन सॉइल के अंदर बेटर ग्रो कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स, डू दिस वर्क इन योर नोटबुक। Question number 1. What is the difference between a community, a habitat, and an ecosystem? A. Community, a group of different organisms living together in a habitat is called community. यानी जब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक साथ एक जगह रहते हैं किसी हैबिटेट के अंदर, उसको हम कहते हैं कम्युनिटी। हैबिटेट, a place where an organism or a community of organism lives and reproduce. वो जगह जहाँ बहुत सारे organisms रहते हैं एक साथ और reproduce होते हैं, उस जगह को हम कहते हैं habitat. Ecosystem, a system formed by plants, animals and non-living environment interaction with one another is called
इकोसिस्टम, यानी जब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल्स और नॉन लिविंग मैटर एक जगह रहते हैं, उसको हम कहते हैं किसी इन्वायरमेंट के अंदर और एक साथ उनका इंटरलिंक होता है, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। व्हाट इज़ द बायोटिक environment? Question number 2 is, what is the biotic environment? The living environment which is made up of all plants and animals that an organism comes into contact with each other. The biotic environment is made up of living things which in any way affect the life of an organism. यानी बायोटिक इन्वायरमेंट क्या होता है? जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट, एनिमल एक जगह रह रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर रहे होते हैं, उस इन्वायरमेंट को हम कहते हैं बायोटिक इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ माइट एनिमल्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स इंक्लूडिंग ट्रीज even if they do not eat those plants? Explain your answer. In this question, the question is एनिमल्स अगर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते, प्लांट्स नहीं फीड करते, ईट नहीं करते, तब भी प्लांट उनकी लाइफ पे कैसे नज़रअंदाज होते हैं, इसको एक्सप्लेन करें। द आंसर इज एनिमल्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर देयर फूड एंड द ऑक्सीजन इन दे ब्रीथ। यानी जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो मोस्टली प्लांट खाते हैं और ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं। ऑक्सीजन जो है हमें आपको पता है प्लांट से मिल रही होती है। नियरली ऑल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपॉन प्लांट फूड। ज़्यादातर जो प्लांट एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट फूड के ऊपर इन्हिसार कर रहे होते हैं। कंज्यूमर ईट एनिमल्स सच एज शीप, रैबिट एटसेट्रा, दे ईट प्लांट फूड। कंज्यूमर्स जो वो एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं जैसे काउ, शीप, रैबिट, ये दे ईट प्लांट एज अ फूड। फिल इन द ब्लैंक्स। द blank is everything around an organism which affects its way of life. Environment क्या चीज़ है जो आपके इर्द गिर्द होती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इर्द गिर्द होती है, उसकी लाइफ पे अफेक्ट करती है, डेट इज एनवायरनमेंट। नंबर 2, अ डैश इज अ नेचुरल होम ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द प्लेस वेयर इट लिव्स एंड रिप्रोड्यूस। जो नेचुरल होम है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जहाँ वो रहते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हैबिटेट। 3, टेम्परेचर अफेक्ट द ब्लैंक एंड सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। टेम्परेचर क्या अफेक्ट करता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की? ग्रोथ पे अफेक्ट करता है और उसकी एक्टिविटी पे। 4, मिनरल सॉल्ट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय। मिनरल सॉल्ट, जो सॉइल में मिनरल सॉल्ट होता है वो कौन ऑब्जर्व करते हैं? प्लांट। 5th इज mosses and ferns are more suited to living in the blank of the trees in the forest. Mosses and ferns कहाँ रहना पसंद करते हैं? ज़्यादातर shade of trees, shade. 6, most living organisms need blank for respiration. ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस चीज़ की नीड होती है रिस्पायरेशन के लिए? ऑक्सीजन। कंज्यूमर्स that feed on both plant and animal are called blank. वो कंज्यूमर जो प्लांट और एनिमल दोनों को ईट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? omnivores. 8, lion lives together in a family group called a blank. लॉयंस जो हैं वो फैमिली के ग्रुप के में रहते हैं, बहुत सारे जो फैमिली है लॉयंस की एक साथ रहती है, उनको हम क्या कहते हैं? प्राइड।